प्यारे बच्चों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ईश्वर सर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आवेश उत्पन्न करने का कारण अर्थात आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बहुत सरल भाषा में समझेंगे। जिसने भी इस चैप्टर की वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो पार्ट 1 देखें और फिर पार्ट 2 देखें, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझने से पहले हमें केमिस्ट्री की कुछ नॉर्मल बातें पता होनी चाहिए जो आपको क्लास 11th में पढ़ाई गई होगी। आपको पता होगा कि प्रत्येक तत्व का परमाणु, जिसमें एक नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है और इसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। कुछ चीज़ें जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है कि 3 कण है अपने पास, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन या थॉमसन। ऐसे प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। बहुत सारी पुरानी बुक में गोल्डस्टीन दे रखा है, लेकिन गोल्डस्टीन गलत है। गोल्डस्टीन ने ओनली धन किरणों की खोज जरूर की थी, लेकिन उनको प्रोटॉन नाम देने का काम और सही रूप से व्याख्या रदरफोर्ड ने की थी। इसलिए प्रोटॉन की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है। और कौन से सन में की थी, तो 1920 में। न्यूट्रॉन, जिस पर ये न्यूट्रल होता है, यानी कोई सा भी आवेश नहीं होता है, उदासीन, ना तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न ही नेगेटिव चार्ज होता है, इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अब आप इस चीज़ को एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। ये ट्रिक लिखी हुई यहाँ पर, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच यानी ई से तो अपने हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और ट से क्या हो जाएगा, थॉमसन या थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने। और पर का मतलब प्रोटॉन, र मतलब रदरफोर्ड, न का मतलब हो जाएगा अपने न्यूट्रॉन और च का मतलब चैडविक। तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो कि किस कण की खोज किसने की थी। और प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। तो ये थोड़ा बेसिक नॉलेज हमें 11th का होना चाहिए। और सबसे बाहर वाला जो एक कक्ष है, इसमें हर एक परमाणु अपने 8 इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है, पूरे करना चाहता है। क्योंकि जब ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है तो इसमें क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। और हर एक परमाणु क्या चाहता है, स्थिरता। ओके, तो जैसे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कई बार इन्हें इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं, कई बार इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं। कभी ये इलेक्ट्रॉन देते हैं और कभी इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इलेक्ट्रॉन लेने देने से इनके बीच में क्या बन जाते हैं, आबंध बन जाते हैं। इन आबंधों को हम आयनिक आबंध कहते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक सोडियम का परमाणु है Na और एक क्लोरीन का परमाणु है Cl। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 11। और इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है इस पर, नेगेटिव। और प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी, 11। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या की क्या होती है, बराबर। और इधर क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 17, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है 17 और प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होती है, 17, पॉजिटिव है ना, और ये वाला नेगेटिव। अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आता होगा,
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, इसके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 और तीसरे में कितने बच जाएंगे 1। इधर इसके पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 और 7 और बचे तो तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7। तो ये हमने क्या कर लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर लिया। अब मैंने आपको बताया कि हर एक परमाणु अपने आखिरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने से उसमें क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। तो ये जो सोडियम है ये अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले किसी से या 1 इलेक्ट्रॉन दे, लेकिन इसको 1 इलेक्ट्रॉन देने में आसानी होगी। ठीक उसी प्रकार क्लोरीन 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या तो 7 दे या 1 ले, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन देने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए इसके लिए क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। तो जब भी हम सोडियम और क्लोरीन के परमाणु को पास पास लाते हैं तो क्या होता है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देती है जब भी इनके परमाणु पास पास आते हैं। तो अब बताओ अपने सोडियम पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 यानी नेगेटिव, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है इस पर, प्रोटॉन तो वही रहेंगे। क्लोरीन पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, क्लोरीन पर हो गए हैं अपने -18 इलेक्ट्रॉन, और इस पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 17। तो आप देखो कि इससे पहले इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 थी और प्रोटॉनों की संख्या, और ये प्लस और माइनस तो 0, यानी क्या था, उदासीन था, यानी इस परमाणु पर कोई भी चार्ज नहीं था। लेकिन जब भी ये अपने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देने से इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई है, 10, और प्रोटॉनों की 11, यानी 11 माइनस 10, इस पर +1 बच रहा है, यानी इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यानी ये धन आवेशित हो जाएगा, अपने सोडियम पर आ जाएगा धन आवेश, और यहाँ -18 +17, यानी ये हो जाएगा अपने ऋण आवेश। तो यहाँ से हमारे क्या समझ में आता है कि, तो इस प्रकार हमें ये समझ में आता है कि जब भी किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो धन आवेशित हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की हानि होने से पदार्थ धन आवेशित, और जब भी किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो वो ऋण आवेशित हो जाएगा। ये मैंने आपको एक उदाहरण लेकर समझाई दिया, और यही जो चीज़ है ये अपने आवेश उत्पन्न करने का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। इसी चीज़ को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कुछ दैनिक जीवन के। जब हम कांच की छड़ और रेशम के कपड़े दोनों का आपस में घर्षण कराते हैं तो क्या होता है, कांच की छड़ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है और रेशम की छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। कांच की छड़ पर धन आवेश उत्पन्न होने का मतलब ये है कि कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर और किस में चल जाते हैं, इस रेशम के कपड़े में। सेम इसी प्रकार जब हम फर को एबोनाइट से घर्षण कराते हैं, यानी इस फर से एबोनाइट को रगड़ते हैं। फर क्या होता है, फर मतलब खाल होती है, एक तरह की बिल्ली की जो खाल होती है ना। और यदि आपको फर का मतलब समझना है तो आपके घर पे जो कंबल होता है ना, वो भी फर होता है, जिसमें छोटे छोटे रुइयाँ होती है उसमें। और एबोनाइट क्या होता है, आपके घर में चावल पकते होंगे, और चावल काय में पकते हैं, कुकर में। और कुकर की जो वो ब्लैक कलर की, जिसको अपन बोलते हैं ब्लैक कलर की जो भी डंडी होती है, वो क्या होती है, एबोनाइट। और वो जो एबोनाइट है
एबोनाइट ऊष्मा का बहुत अच्छा कुचालक है, जिससे जब भी हम उसको हाथ से पकड़ते हैं तो हमारा हाथ नहीं जलता है, क्योंकि ऊष्मा का कुचालक है एबोनाइट। नहीं तो आप ऐसे ही पकड़ लो, पता चल जाएगा, चावल आपके बन जाएंगे। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। सेम आप जब प्लास्टिक के कंघे को आप जब सूखे बालों से रगड़कर कागज़ के टुकड़ों के पास लाओगे तो आप देखोगे कि जो प्लास्टिक का कंघा है वो कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इसका मतलब जो प्लास्टिक का कंघा है और कागज़, इन पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। और आपको इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि समान प्रकृति के जो आवेश होंगे, यानी जब भी प्लस प्लस चार्ज उत्पन्न होगा तो प्लस प्लस आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये समान प्रकृति का आवेश, और माइनस माइनस ये भी समान प्रकृति का, ये भी क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित। लेकिन प्लस माइनस आवेश उत्पन्न होगा तो एक दूसरी चीज़ों को ये अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इनको बोला जाता है, ये दोनों सजातीय आवेश है। कौन से आवेश हैं? और ये विजातीय आवेश। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा। एक और बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। तो इसके बारे में हमें लिखना होगा एग्जाम में। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, और परमाणुओं के मध्य में क्या होते हैं, नाभिक होता है, और नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है, तथा ऋणावेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिकीय बंधन से बंधे होते हैं। इस प्रकार जब भी दो पदार्थों का आपस में रगड़ा जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कांच और रेशम को आपस में रगड़ा जा रहा था, तो एक में धन आवेश और दूसरे में ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा था। तो हम लिखेंगे, इस प्रकार जब भी दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। जैसे इन दोनों का आपस में रगड़ा गया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चले गए, जिससे इस कांच पर धन आवेश उत्पन्न हो गया और रेशम पर कौन सा आवेश, ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। अच्छा, जो रेशम का कपड़ा होता है ना, एक पूरी तरीके से शुद्ध रेशम का कपड़ा कितना ही बड़ा हो, उसे आप एक अंगूठी के बीच में से निकाल सकते हो। एक अंगूठी, कितना ही बड़ा रेशम कपड़ा हो, उसे आप काहे के बीच में से निकाल सकते हो, खींच के। एक अंगूठी में, छोटी से छोटी अंगूठी के बीच में से आप उसे निकाल सकते हो, जो शुद्ध रेशम का कपड़ा होता है उसको। तो ये समझ में आ गया आपके। आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।